नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मुझसे ये कह रहे थे कि जो किसान आंदोलन दिल्ली के आसपास चल रहा है उसका वेस्ट यूपी में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में कुछ बात बताऊं। तो आज मेरा प्रोग्राम बना, मुझे मेरठ आना हुआ जो वेस्ट यूपी का गढ़ है, और किसान राजनीति हमेशा मेरठ के आसपास के ज़िलों में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, इन ज़िलों से ड्रिवन होती रही है। और किसान यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत, वो भी इसी बेल्ट से आते हैं। मैं यहाँ आया मेरठ में, और आज मैंने कुछ यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो पहले यहाँ बड़े बड़े अखबारों में संपादक रहे हैं, उनसे मुलाकात की। दोस्तों, अगर बात करूँ मैं वेस्ट यूपी की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आने वाले समय में बीजेपी सबसे ज़्यादा आशंकित है। और बीजेपी को ये श्योरिटी नहीं है कि आने वाले समय में यहाँ पर उन्हें उस तरह की सफलता मिल पाएगी या नहीं, जैसी 2017 के विधानसभा चुनावों में मिली थी। क्यों? क्योंकि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन का मुख्य जो सेंटर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है। शुरुआत के दौर में आपको पता होगा कि दिल्ली के आसपास जब किसान आए थे तो उसमें तमिलनाडु के किसान भी थे, महाराष्ट्र के किसान भी थे, दूर दराज से पश्चिम बंगाल से भी कुछ किसान आ गए थे। लेकिन जब 26 जनवरी वाला मामला हुआ और किसानों का एक ऐसा इमेज ऐसा बना कि उन्होंने उपद्रव कर दिया है और लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया, ये सब जब घटनाएं हुई तो उसके बाद से ये पूरा का पूरा आंदोलन चला आया है पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के हाथ में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का जो सबसे बड़ा धड़ा है वो है भारतीय किसान यूनियन। स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जिसके लीडर हुआ करते थे, अब उनके बेटे नरेश बालियान उर्फ नरेश टिकैत इसके अध्यक्ष हैं। और राकेश टिकैत जो इस समय सबसे ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, आप रोजाना उन्हें टेलीविज़न पर देखते होंगे, और गाजीपुर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर, वहाँ आपको वो नज़र आते हैं। वो इस इलाके में एक जाना माना नाम है। तो मैं राकेश टिकैत से पहले से भी परिचित रहा हूँ और उनसे मुलाकात मेरी होती रही है। लेकिन जब से ये किसान आंदोलन हुआ है तब से वो बड़े स्टार बन गए हैं और बड़े बड़े टीवी चैनल्स को ही इंटरव्यू देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चला जाए और बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये जो पूरी बेल्ट है, इसमें जाकर इस बात को जज किया जाए कि आखिरकार यहाँ पर किसान आंदोलन का कितना प्रभाव है, यहाँ के लोग क्या समझते हैं इस बारे में। हालांकि मैं इस बारे में और भी एपिसोड आगे बनाऊंगा। और मैंने सोचा कि सबसे पहले किसी भी इलाके के बारे में अगर जानना हो तो वहाँ के जो मीडिया पत्रकार बंधु हैं उनसे आप संपर्क कर लें, वो आपको पूरी नब्ज के बारे में बता सकते हैं। और उसके बाद हम पब्लिक ओपिनियन भी ले सकते हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, ये भी सिलसिला हम चला सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा लक्ष्य यही था कि अभी हाल ही में जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और इन चुनावों को लेकर विपक्ष ने बड़े पैमाने पर यह आरोप लगाए कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई। बीजेपी ने अपने रसूख और अपनी सत्ता के दम पर ज़्यादातर जिला पंचायत की सीटें जीत ली, जबकि जिला पंचायत के सदस्य उनके पक्ष के इतने जीतकर नहीं आए थे। तो मैंने आज कुछ पत्रकारों से मुलाकात की, और चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए अभी सिर्फ 2 सीनियर जर्नलिस्ट के ओपिनियन मैं आपको सुनवाऊंगा, और उनसे इस बारे में हम जानेंगे कि किसान यूनियन का और किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर क्या प्रभाव हो सकता है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके क्या इन्फ्लुएंसेस सामने नजर आ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं आगे। देखिए हर्ष भाई, इम्पैक्ट तो ज़रूर है। अब वो विधानसभा चुनाव तक कितना रहेगा उसके लिए तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, पर जो पंचायत चुनाव हुए उसमें इनकी नाराज़गी साफ दिखाई दी, और इसे ही एक बड़ा कारण माना गया। आज जब ये शोर मचा के साहब बीजेपी का परचम लहर गया ब्लॉक प्रमुख में और जिला पंचायत अध्यक्ष पे, ये झूठ है, ये भ्रामक है। ये सब जानते हैं कि ये चुनाव क्योंकि डायरेक्ट चुनाव नहीं है तो इसमें सत्ता का और पैसे का बहुत उपयोग किया जाता है। चुनाव वो था जिसमें वार्ड सदस्य जीते,
या ग्राम प्रधान के सदस्य जीते या जिला पंचायत सदस्य जीते। आप अगर तुलना करना चाहते हैं और इस परिणाम को सही तरीके से विश्लेषित करना चाहते हैं तो आपको उन परिणामों पर नज़र डालनी पड़ेगी। आप ये अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख कितने बन गए, इनसे कृपया ना जोड़ें। अगर इसमें विफलता थी तो विपक्ष की विफलता थी। सदस्य उनके ज़्यादा बने थे, लेकिन वो फिर भी बहुत सी जगहों पर अपने अध्यक्ष, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हों या जिला पंचायत अध्यक्ष हो, नहीं जिता पाए। और यही विधानसभा चुनाव में जब मैं कहता हूँ कि इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका कारण ये नहीं है कि किसानों की नाराज़गी ख़त्म हो गई या ग्रामीण नाराज़ हो गए। ये ज़रूर है कि विकल्प उन्हें शायद नहीं दिखाई दे रहा। आम वोटर को ये नहीं दिखाई दे रहा कि अगर हम यहाँ ना डालें तो दूसरे पे डालेंगे तो हमारी वोट का क्या होगा। जिसे एक साधारण भाषा में या गांव की भाषा में कहते हैं, गड्ढे में थोड़ी डालूंगा वोट। जिस दिन ये धारणा ख़त्म हो गई और उन्हें उसका कोई विकल्प नज़र आने लगा, तब इस नाराज़गी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर होगा। उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प बनता हुआ देखते हैं आप? विकल्प तो मैं नहीं कहता, लेकिन नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि अड्डे में डालूंगा क्या आपको कोई नज़र आ रहा है कि हाँ, अगर कोई सेकंड चॉइस हो तो हु वुड बी, कौन होना चाहिए? सेकंड चॉइस होना चाहिए नहीं, मैं जज नहीं हूँ। सेकंड चॉइस होगी तो वो अखिलेश ही होंगे। सेकंड चॉइस होगी एक तो अभी अखिलेश ही होंगे। ताज़ा हवा ये उड़ी है कि प्रियंका गांधी ने एक ऐसा कुछ मैसेज दिया है, उनके मैंने ट्वीट्स वगैरह भी देखे, कई जगह वो बोली भी हैं। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि एक महागठबंधन जैसे बिहार में बनाया गया था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, बसपा, इन सबको मिला के एक अलायंस बनाया जाए, तो इससे उन्होंने इनकार नहीं किया है। अगर ये एक इस तरह का अलायंस बनता है तो क्या बीजेपी को यहाँ दोबारा सत्ता रिटेन करने में उसके लिए मुश्किलें होंगी? हर्ष, आपके इसमें कई सवाल जुड़े हैं साथ में जो आपने बात की। पहली बात तो ये कि कांग्रेस आज स्थिति में है ही नहीं कि वो कोई ऐसी कॉल दे महागठबंधन बनने की। आपको याद होगा पिछला लोकसभा चुनाव, तब तो सब एक थे, लेकिन हुआ क्या कि कुछ पार्टी अपना वोट शिफ्ट करा पाई अपने सहयोगियों को और दूसरी पार्टियां अपना वोट शिफ्ट नहीं करा पाई। इसको लेके इनमें मतभेद आया, इसीलिए आज दृष्टि स्पष्ट नहीं है और आदमी ये सोचता है कि कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है। तो प्रियंका गांधी के कहने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश, उन्होंने एक ऑफर दी है कि अगर सब लोग मिल जाएं तो, वो ये नहीं कह रहे कि हम लीड करेंगे फ्रॉम द फ्रंट, वो इस हैसियत में है भी नहीं। अगर वो ये भी कहती है तो मुझे नहीं लगता कि इस बार अखिलेश ऐसा कोई गठबंधन करने के मूड में है या तैयार है। अखिलेश मना कर चुके हैं, क्योंकि जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उन्हें ये पता चला, और सबसे ज़्यादा जो उनके कलेजे को तीर चुभा अखिलेश को, वो इससे कहीं ज़्यादा था। हुआ ये कि पिछले चुनाव में बसपा जो पहले 0 पे थी वो 10 पे पहुंच गई, वो 10 पर पहुंच गई, वो 5 के 5 पे रह गए, वो 5 के 5, और अपने परिवार के लोग उनके हार गए, डिम्पल हार गई। इसलिए वो गठबंधन से बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। लेकिन जो मेरी जानकारी है एज ए पत्रकार, वो और रालोद मिलके इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जैसी मेरी जानकारी है। वो घोषणा हो चुकी है। तो रालोद के साथ, और अगर ये किसानों का आंदोलन जारी रहता है या यूँ कहिए कि ये नाराज़गी बरकरार रहती है, तो एक तरफ किसान होंगे, और मुख्यतः पश्चिमी यूपी की बात करते हैं तो जाट बिरादरी एक बड़ा हिस्सा उसका रहता है, प्लस जो सपा का इस समय कोर बैंक माना जाता है जिसमें सबकी नज़र रहती है, वो है मुस्लिम वोट, जिसको बसपा भी अपना मानती है। ओवैसी भी उसमें सेंध लगाएंगे, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि मुस्लिमों का बड़ा हिस्सा सपा के साथ रहेगा। वेस्ट यूपी में जयंत चौधरी रालोद को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, हर हिसाब से 0 हैं, विधानसभा में, लोकसभा में, सब जगह प्रेजेंस 0 है। उनके एफर्ट्स को आप कैसे देखते हैं? मुझे उनमें संभावनाएं नज़र आती हैं। एक तो वो बहुत रिजिड नहीं है, रूखे भी नहीं है, और उनमें लचीलापन है जो राजनीति में बहुत ज़रूरी होता है। उनका व्यवहार, उनकी जो पहले की एजुकेशन बैकग्राउंड है वो, और जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और एक स्पष्ट संदेश दिया गाजीपुर बॉर्डर पे जाके टिकैत जी को, जो जिस दिन आंसू आए और सब जाके साथ खड़े हुए, तो मेरे ख्याल से ये उन्होंने कम से कम निर्णय तो लिया, स्पष्ट तो रहे, आधे इधर आधे उधर की बात तो नहीं करी। तो मुझे लगता है कि जयंत ने एक लाइन, एक दिशा तय कर ली। और अगर समय समय पे मैं इनके जो ट्वीट देख रहा हूँ या जो उनकी बातें देख रहा हूँ, जिस तरह से वो पीड़ितों से मिल रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें संभावना है कि वो पश्चिम यूपी में लोकदल की वो विरासत जो चौधरी चरण सिंह जी के समय की थी, उसे संभालना तो बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन हाँ,
वो इसे रिवाइव ज़रूर कर लें। आंदोलन के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं वो 2022 का जो विधानसभा चुनाव यूपी में होने जा रहा है उसको केंद्रित करके बैठे हुए हैं। एक ओपिनियन ये है कि इस चुनाव तक बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कुछ इस तरह की वो है इसके पीछे अप्रोच, या फिर वास्तव में ये खेल बिगाड़ रहा है या नहीं बिगाड़ रहा है। दरअसल जो लोग ये समझते हैं कि किसान किसी इस तरह के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ बैठा है, वो लोग शायद किसान को नहीं जानते। किसान अपने असली मुद्दों को लेकर के परेशान रहा है, लंबे समय से परेशान रहा है, कहता रहा है, मांगता रहा है और बार बार ये कहता रहा है कि आप जो मैं मांग रहा हूँ, जो बात है वो आप ठीक कर दो, मैं लौट जाऊँगा। उसका तो ये मसला ही नहीं है कि आप बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी की सरकार हो। असल में बीजेपी की सरकार ने जो ये केंद्र सरकार ने जो ये 3 कानून देश के बनाए, ये सारे के सारे अपनी प्रकृति में किसान के पूरे जीवन क्रम को, उसके पूरे व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हर किसान ये जानता है। यही वजह है कि वो लड़ रहा है और आखिरी सांस तक लड़ेगा। समाज किसान से पैदा होता है। इसका कुछ राजनीतिक प्रभाव देखते हैं? राजनीतिक प्रभाव निश्चित रूप से क्यों नहीं पड़ेगा। समाज में ही तो राजनीति होगी जब और 80% पहले था, आज 70% तो अभी भी गांव में ही आदमी रह रहा है। जो गांव में है वो चाहे किसान है चाहे कृषि मजदूर है, 2 ही वर्ग तो हैं। गांव में ज़्यादातर छोटे जो लघु उद्योग भी जो हैं वो भी कृषि पर आधारित हैं। कृषि के बगैर तो इस देश के जीवन का कुछ भी नहीं है। इस पे स्पेसिफिकली मेरठ रीजन में आप क्या प्रभाव देखते हैं? मेरठ रीजन में मुझे बहुत साफ लगता है कि लोगों में इन कानूनों को लेकर के केंद्र में बैठे दल के खिलाफ गुस्सा है और ये गुस्सा अपनी तरह से जाहिर होगा। इसका इलेक्शन पर जो नकारात्मक असर पड़ना है उनके लिए वो पड़ेगा, क्योंकि वो किसान को जोर नहीं समझना चाहेगा। और ये बात आज भाजपा है, कल कांग्रेस हो और वो भी ये करे, तो अब किसान जागरूक है। मेरा मानना है कि किसान कोई भी सरकार आए वो अपनी ताकत को जान गया है तो वो लड़ेगा, कहेगा। और कृषि कानूनों को कृषकों के हित का जब तक नहीं लोग बनाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह के आंदोलनकारी प्रवृत्ति में अब कोई बदलाव आने वाला है। वो दौर ख़त्म हो गया कि छोटा आंदोलन था, शुरू हुआ और ख़त्म हो जाएगा। जब आप एक रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, शुरू में नया लगता है, आप बचते हैं, लेकिन जब आप चल चुके होते हैं तो आपको मालूम होता है कि नहीं, इस रास्ते पर ही मुझे आगे बढ़ना है। आज किसान की स्थिति वही है। साल भर से ज़्यादा का समय हो रहा है। पूरे देश के किसान अलग अलग तरीके से पिछले कई सालों से लगातार, तमिलनाडु किसान आए, ध्यान हो आपको, दिल्ली में बैठे प्रदर्शन करके चले गए। महाराष्ट्र में किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में किसानों ने प्रदर्शन किया। वो अपनी अपनी जगहों पर करके वापस चले जाते थे। अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं, लगातार बैठे हैं, साल भर हो गया है, 3 साल भी बैठना होगा तो बैठेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।